आपको मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपकी दोस्त रौनक की फियांसे और आपके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा। लेकिन लिली की हालत। कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं। नमस्कार, मैं हूं कंचन अवस्थी और आपका स्वागत करती हूं इस क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। शिट, तुम पागल हो गए हो क्या? कितना डर गई थी मैं। अब मैंने तुम्हें अपने कब्जे में ले लिया। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। और अगर नहीं किया तो? ये चाकू देख रही हो? चाकू? कहाँ है चाकू? मुझे तो कोई चाकू नहीं दिख रहा। अच्छा बेबी, अब तुम्हें ये चाकू नहीं दिख रहा है? नहीं, तो फिर क्या दिख रहा है? मुझे तो बस आप दिख रहे हैं, वो भी रोमांटिक मूड में। रोमांटिक मूड तो बहुत है। अच्छा, दिख रहा है। यू आर टर्निंग वाइल्ड नाउ। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं तो बस प्रैंक कर रहा था। तुम्हें ये रियलाइज करवाने के लिए जब भी अंदर रहो तो मेन डोर लॉक किया करो। अगर मेरी जगह कोई और होता तो? आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा, ऐसे क्या खास बात है मुझ में? रुको बताती हूँ। कहाँ है यार? यही तो बताया था उसने। क्या तुम भी अपने बेस्ट फ्रेंड का घर भूल गए? यार उसने ये प्रॉपर्टी भी नई नई ली है और मैं भी काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ। तुम भी क्या बाल की खाल निकालते हो? चलो आओ देखते हैं। चलो। ये तो रहा, आओ। अरे और मतलब यार कैसा है? गुड टू सी मैन। कैसा है? बढ़िया यार। तो कैसा है? बहुत टाइम हो गया। आजा आजा, वेलकम। मीट माय फियांसे लिली। ओह हाय। हाय। अरे आओ, आइए प्लीज प्लीज। वैसे आप बहुत हॉट लग रही हैं माधव जी, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू। वैसे आपका घर ढूंढने में बहुत दिक्कत हुई। बताइए कैसा दोस्त है रौनक? आज तक आपके घर ही नहीं आया। दरअसल मैं सॉरी बोलता हूँ। एक्चुअली जब से घर लिया है ना, मैं ही रौनक को बुला नहीं पाया। सोच रहा था तुम दोनों को साथ ही बुलाऊंगा। अरे माधव ने 2-3 दफा बोला भी था, लेकिन तुम ही नहीं फ्री थी लिली। कोई बात नहीं, अब तो मैंने घर देख लिया है, तो जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी, भले ही रौनक बिजी रहे। अरे क्यों नहीं, आपका घर है, कभी भी आइए।
क्या कर रही हो वर्षा? ओ आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपकी पूरी ड्रेस गीली हो गई। कोई Sorry। बात नहीं, आपके पास दूसरी ड्रेस होगी ना, मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ माधव और वर्षा एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। एक छोटे से शहर में अपने छोटे से परिवार के साथ एक अच्छी सी नौकरी हो और जिंदगी हंसते खेलते कटे तो एक इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है। लिली और रौनक भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, पर उनकी मोहब्बत में वो बात नहीं थी। लिली एक जलनखोर किस्म की लड़की थी जो अक्सर लोगों से इंफीरियर फील करती रहती थी और उसका असर रौनक और लिली के रिलेशनशिप पे भी साफ दिखाई देता था। लिली हालांकि बहुत एम्बिशियस लड़की थी, पर अपने एम्बिशन के हिसाब से जिंदगी ना मिल पाने पे वो काफी असंतुष्ट रहती थी, जिससे उसका दूसरे मर्दों की तरफ आकर्षण होना स्वाभाविक था। इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, जब कहीं जाना नहीं तो तैयार क्यों हो रही हो? मेरी मर्जी। अब तैयार होने के लिए भी तुम्हें पूछूं क्या? अरे पर इतनी सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब हो रहा है ना यार। तुम्हें पता नहीं क्या परेशानी है। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम्हें सोना है। ये देखो मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। लिली इज लुकिंग गॉर्जियस। कमाल लग रही हो। वैसे ये ड्रेस तो तुम्हारी थी नहीं और तुमने रिसेंटली कोई शॉपिंग भी नहीं करी। ये ड्रेस तुम्हारे फ्रेंड माधव की वाइफ वर्षा की है। तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हें याद है उस दिन मेरी ड्रेस पे पानी गिर गया था और हम चेंज करने गए थे, तो उन्होंने मुझे अपनी ड्रेसेस का कलेक्शन दिखाया और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई। उन्होंने तुम्हें दे दी? नहीं, मैंने चुरा ली। कैसी हो लिली तुम? कैसी क्या हो, मुझे पसंद आई, मैंने बैग में छुपा दी। और तुम कौन सा मुझे हर महीने ड्रेसेस लेके देते हो? पर ये गलत बात है लिली। देखो गलत सही मुझे नहीं पता और ना मुझे पता करना है, समझे? मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली ये ड्रेस। और तुम्हें ये ड्रेस देख के मेरी तारीफ करके मुझे अच्छा फील करवाना चाहिए और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। एक काम करो, तुम सो ही जाओ, मैं चली। अरे रे कहाँ जा रही हो तुम? इतने गुस्से में कितनी हॉट लग रही हो। तुम रहने दो, तुम्हें मुझे अपसेट करके ही मजा आता है। तुम्हें अपसेट करने में नहीं, तुम्हें अपसेट करके मनाने में और मजा आता है। कमाल लग रही हो। क्या खुशबू है, ऐसे लग रहा है अप्सरा से हम जमीन पे उतर आई है। अब मुझे लगता है कि ये ड्रेस वापस से अलमीरा में रखने का वक्त आ गया है। सब कुछ सही चल रहा था माधव और वर्षा की जिंदगी में और लिली और रौनक की जिंदगी में भी। तभी अचानक एक दिन रौनक को सड़क किनारे अकेला जाता देख अज्ञात हत्यारे ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आखिर कौन हो सकता है वो? आखिर किसकी रौनक से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या रौनक की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा था जो किसी को नहीं मालूम था? रौनक सड़क किनारे जब चल रहा था तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी नजर आ रही थी। क्या रौनक किसी बात को लेकर बहुत परेशान था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? ऐसे बहुत से सवाल उस गोली की आवाज की तरह हमारे मन में भी गूंज रहे होंगे। आइए देखते हैं आखिर क्या हुआ होगा।
मरने वाले का नाम रौनक सिंह है। वो प्राइवेट कंपनी में काम करता था और उसका परिवार अलग शहर में रहता है। आसपास किसी ने कल किसी को आते जाते देखा? नहीं सर, ये जगह वैसे भी सुनसान रहती है, यहाँ से कोई आता जाता नहीं है। फिर भी रौनक ये रास्ते से कैसा है पता नहीं। गोली बहुत करीब से चलाई गई है, लगता किसी जान पहचान वाले का काम है। यू आर श्योर सर? नॉट श्योर। डेड बॉडी के अंडर आर्म के पास खून के चींटे मिले थे। मतलब जब भी गोली चली तो रौनक का हाथ उठा हुआ था, या तो हाथ मिलाने के लिए या और कोई रीजन हो सकता है। उसने अपने बचाव के लिए और भागने की कोशिश नहीं की। अगर कोई अनजान व्यक्ति होता तो उसका अलग रिएक्शन होता। यू आर राइट सर। सर हमने आसपास तलाशी की पर ऐसा कुछ नहीं मिला कि खूनी की पहचान हो सके। एक काम करो, ये रास्ते जहाँ भी शुरू होते हैं वहाँ के लोगों से पूछताछ करो। शायद किसी ने रौनक के साथ किसी को देखा हो या रौनक का पीछा करते किसी को देखा हो। सर मैंने रौनक की कॉल डिटेल्स मंगवाई है और घर का एड्रेस भी निकालने के लिए बोला है। जैसे ही पता चले मुझे इन्फॉर्म करो। इन्वेस्टिगेशन फास्ट करो। लिली जी प्लीज़ संभालिए खुद को। क्या आप बता सकती है रौनक जी आपके क्या लगते थे? वो मेरे होने वाले पति थे सर, पर मैं हमेशा उन्हें अपना पति ही मानती थी। हमारी सगाई हुई थी। शादी हुई नहीं थी? नहीं सर, 2-3 साल में शादी करने वाले थे। उन्हें अपना करियर एस्टैब्लिश करना था। उनकी किसी से जाति दुश्मनी या आपके नज़र में ऐसा कुछ आया कि कोई उनको मारना चाहता है? जी नहीं सर, वो बेहद शरीफ इंसान थे। उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसा होता तो मुझे ज़रूर बताते। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद या कोई किसी किस्म का दबाव हो, जैसे कर्ज वगैरह? अक्सर लोग पैसों के लालच में ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, और अगर होगा भी तो शायद मुझे आइडिया नहीं है। मैं कुछ क्लियर बता नहीं सकती। लिली जी, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी, शायद कोई सुराग मिले। हमें आपका कोऑपरेशन चाहिए। जी सर। सर रौनक एक बहुत ही सीधा साधा सा इंसान था जिसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर आखिर इस तरह बेरहमी से उसकी हत्या करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? पुलिस ने जब रौनक के घर की तलाशी ली तो पुलिस के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा या ऐसा कोई सुराग भी नहीं मिला जिससे केस की छानबीन में कुछ मदद मिल सके। पुलिस ने अपने एरिया के सभी हिस्ट्री शीटर्स के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की। शायद उनमें से कोई शहर में किसी क्राइम को अंजाम देने के लिए दिखा हो या किसी ने रौनक की सुपारी दी हो, पर पुलिस के हाथ कोई भी जानकारी नहीं लगी। पुलिस ने पुराने गन सप्लायर्स को भी पकड़ के पूछताछ की ताकि गन खरीदने वाले की जानकारी मिले, पर वहां से भी बस निराशा ही हाथ लगी। कोई अपडेट? हाँ सर, ये बुलेट कैप मिले हैं। क्या रौनक की हत्या हुई है? ये बुलेट के क्या फोरेंसिक के लिए भेज दो। हो सकता है इस पे लगे फिंगरप्रिंट से शायद कुछ पता चले। जी सर। कुछ मिला? झाड़ी में एक मोबाइल मिला है सर, पता नहीं किसका है, लेकिन ये अपने केस से रिलेटेड हो सकता है। इस मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाओ, इस पर आने जाने वाले सभी मैसेज का पता लगाओ। हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला है। डू इट फास्ट। जी सर। आपको पता चला आपके दोस्त रौनक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी? हाँ, सुनने में आया, पता नहीं क्या हुआ होगा। उसके बाद आप उसके फियांसे से मिलने नहीं गए? बेचारी इस समय बहुत दुखी होगी ना। मैं मिलने गया था। मुझे नहीं ले गए? वो सब इतने जल्दी में हुआ कि मैंने सोचा कि तुम्हें कॉल करूं या फिर डायरेक्ट वहाँ ले, तो मैं डायरेक्ट वहाँ मिलने चला गया। आपको मुझे कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं। मुझे पता है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि आपके दोस्त रौनक की फियांसे और आपके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप होगा। लेकिन लिली की हालत।
भी कहने की जरूरत नहीं। पुलिस ने जब मर्डर स्पॉट की दूसरी बार तलाशी ली तब उनके हाथ हत्या में इस्तेमाल हुई बुलेट की कैप और एक मोबाइल मिला। फॉरेंसिक लैब से बुलेट पे लगे फिंगरप्रिंट्स तो मिल गए, पर उससे मैच करने के लिए कल्प्रिट का सुराग नहीं मिल रहा था। मर्डर स्पॉट से बरामद हुआ एक मोबाइल जिसके कॉल डिटेल्स और मैसेज डिटेल्स पुलिस ने निकलवाई तो उन्हें मर्डर से रिलेटेड एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा, जिसके बेसिस पर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की और पूरे केस को सॉल्व कर दिया। बस बाकी था तो कल्प्रिट से हत्या की वजह जानना। आखिर कौन था ये हत्यारा और क्यों उसने रौनक को मौत के घाट उतारा, आइए देखते हैं। वर्षा और माधव, अच्छा खेल रचाया तुम दोनों ने रौनक के मर्डर का। सर हमने क्या किया? मैडम जी आपने नहीं, लेकिन आपके पति माधव ने तो मारा है। माधव क्यों मारेंगे? माधव और रौनक बहुत अच्छे दोस्त थे, भला माधव रौनक को क्यों मारेंगे? अब ये तो यही बता सकता है इसने रौनक को क्यों मारा। चल बोलना शुरू कर, बोल। हमारे पास मर्डर की बुलेट की कैप है जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं और उस फिंगरप्रिंट्स को तेरे फिंगरप्रिंट से मैच होते टाइम नहीं लगेगा। और जिस सड़क किनारे रौनक का मर्डर हुआ वह थोड़ी दूर पर एक चाय वाले ने रौनक को किसी के साथ बहस करते हुए देखा और तेरी पहचान भी हो जाएगी। और जहां मैं मोबाइल मिला रौनक का उसका दूसरा नंबर था जिस पर आखिरी कॉल तेरा गया था। इतने सबूत काफी हैं तुझे सलाह को पीछे करने के लिए। चल अब बता, अपने दोस्त को क्यों मारा? बोल। काहे का दोस्त सर? गद्दार था साला। मेरी बीवी वर्षा के साथ अवैध संबंध थे उसके। दोनों मेरे पीठ पीछे हम बिस्तर होकर गुलछर्रे उड़ाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। पहले मुझे लगा कि जवानी के जोश में हो गया होगा। मैं अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था सर। तभी मैंने वर्षा का मोबाइल चेक किया। वर्षा और रौनक भागने का प्लान कर रहे थे। वर्षा मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन इस सब के चक्कर में लिली और मेरी जिंदगी खराब हो रही थी सर। मुझे लगा कि मैं रौनक से मिलूं और उसे समझाऊं। मैंने रौनक को बहुत समझा, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। तभी मैं अपने घर से गन लेकर निकला, सोचा कि उसे डराऊंगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। मजबूरन मुझे उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। आपको कानून हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं थी।
आप इस मसले को कोर्ट में जाके सुलझा सकते थे, वर्षा से अलग होकर नई जिंदगी शुरू कर सकते थे। अब बाकी की जिंदगी जेल में काटना। माधव ने जब रौनक और वर्षा को आपत्तिजनक स्थिति में देखा तब उसका दिल टूटना जायज था। रौनक और वर्षा ने माधव और लिली को धोखा तो दिया ही था, साथ ही रौनक और वर्षा भागने का प्लान भी बना रहे थे। और जिस रात रौनक का मर्डर हुआ ठीक उसी रात वो शहर छोड़ के जाने वाले थे। जब ये सब जानकारी माधव को हुई वर्षा का फोन चेक करने पे, तो उसने रौनक को उसके दूसरे नंबर पर फोन करके मिलने बुलाया। रौनक ये दूसरा नंबर वर्षा से बात करने के लिए इस्तेमाल करता था। माधव के पास एक लाइसेंस्ड बंदूक थी, वो उसे अपने साथ लेके निकला था, पर पहले उसे रौनक को समझाया। जब बात नहीं बनी तो उसने रौनक की हत्या कर दी। प्यार अक्सर इंसान को किस कदर अंधा बना देता है कि वो सही गलत सोच भी नहीं पाता। मैं हूं कंचन अवस्थी और अब आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे क्राइम चक्र के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।